नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी द्विवेदी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं अपना अगला विषय लेकर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था शब्द क्या है, अर्थ किसे कहते हैं, शब्द और अर्थ में क्या संबंध है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं। काव्य में शब्द 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। इन तीनों प्रकार के शब्दों से क्रमशः 3 प्रकार के अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। शब्द से अर्थ ग्रहण करने के व्यापार अर्थात शब्द की शक्तियां भी 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आज के वीडियो में हम अभिधा किसे कहते हैं, लक्षणा क्या है, व्यंजना क्या है, ये इन 3 शब्द शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं अभिधा। साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं। साक्षात सांकेतिक अर्थ से तात्पर्य शब्द के मुख्य या प्रसिद्ध अर्थ से है। साक्षात सांकेतिक अर्थ से तात्पर्य शब्द के मुख्य या प्रसिद्ध अर्थ से है। अभिधा शक्ति से जिन शब्दों का अर्थबोध होता है वे 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। रूढ़ शब्दों की व्युत्पत्ति नहीं होती, समूचे शब्द के प्रयोग की किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्धि होती है। इसमें प्रकृति प्रत्यय के अर्थ की अपेक्षा नहीं होती। जैसे गढ़, घोड़ा, घड़ा आदि शब्द रूढ़ हैं, इनके अवयवों को अलग नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, रूढ़ शब्दों की व्युत्पत्ति नहीं होती, समूचे शब्द के प्रयोग की किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्धि होती है। जैसे गढ़, घोड़ा, घड़ा आदि शब्द रूढ़ हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक तो यौगिक शब्दों में उनके अवयवों को अलग करके उनका अर्थ करते हैं। यौगिक शब्दों में उनके अवयवों को अलग करके उनका अर्थ करते हैं और फिर उनके अर्थ को मिलाकर पूरे शब्द का अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे शब्द है सुधांशु, तो इस शब्द में इसको यदि इसका विग्रह करेंगे तो इसमें 2 अवयव हैं, सुधा प्लस अर्थात धन, सुधा धन अंशु। सुधा का अर्थ हुआ अमृत, अंशु का अर्थ है किरण, तो दोनों को मिलाकर अर्थ हुआ अमृत की किरणों वाला अर्थात चंद्रमा। अमृत की किरणों वाला अर्थात चंद्रमा। तो इस प्रकार सुधांशु किस प्रकार का शब्द हुआ, यौगिक शब्द, क्योंकि इसमें 2 अवयव हैं, सुधा धन अंशु। इसी प्रकार दिवाकर, सुधाकर, प्रभाकर ये सभी शब्द यौगिक हैं। जैसे विद्यालय, विद्याधन आलय, इनमें 2 अवयव हैं, इस शब्द में 2 अवयव हैं, विद्याधन आलय। आलय का मतलब है घर और विद्या अर्थात ज्ञान, तो ज्ञान के लिए घर, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो घर है वो है विद्यालय। तो ये किस प्रकार का शब्द हुआ, यौगिक शब्द हुआ। आइए अब जानते हैं योग रूढ़ शब्द के बारे में। योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके अवयव होते हैं और अवयवों के अर्थ से कई वस्तुओं का बोध होता है, किंतु उस शब्द का प्रयोग उनमें से किसी एक वस्तु के लिए रूढ़ हो जाता है। जैसे वारिज, इसके 2 अवयव हैं, वारि धन ज। वारि का अर्थ होता है जल अर्थात पानी और जा का अर्थ होता है उत्पन्न, जन्म लेने वाला। इस प्रकार वारिज का अर्थ हुआ जल से उत्पन्न। जल से कई वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, कौन कौन सी, जैसे मोती, शंख, सीपी, ये सब जल में पाए जाते हैं। किंतु वारिज शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया है। इस प्रकार जो शब्द यौगिक होने पर भी
किसी एक वस्तु के लिए रूढ़ हो जाता है उसे योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। इस प्रकार अभिधा शक्ति से इन्हीं 3 प्रकार के शब्दों का अर्थ ग्रहण किया जाता है। हमने 3 शब्दों को जाना और ये 3 शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, किस शब्द शक्ति के अंतर्गत? अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अगली शब्द शक्ति है लक्षणा शक्ति। जब मुख्य या प्रसिद्ध अर्थ बाधित होता है तब दूसरा अप्रसिद्ध या गौड़ अर्थ लिया जाता है। यह गौड़ अर्थ मुख्य अर्थ से संबद्ध होता है और रूढ़ या प्रयोजन के सहारे से लिया जाता है। जैसे हम किसी की मूर्खता से खींचकर या परेशान होकर उसे कह देते हैं तुम गधे हो, तो निश्चय ही गधा मुख्यार्थ जो इसका निकलता है 4 पैरों का जानवर जो धोबी की लादी ढोता है, उसका बोझा ढोता है, यहाँ बाधित है। यहाँ पर अगर हम किसी को गधा कह रहे हैं तो यहाँ पर ये अर्थ बाधित है, इसलिए अभिधा शक्ति यहाँ कार्य नहीं कर सकती, सीधा सीधा अर्थ नहीं लिया जाता। गधे से यानी गधा से यहाँ हम अतिशय मूर्खता का अर्थ लेते हैं। यह अर्थ मुख्यार्थ से संबद्ध माना जाता है। यह अर्थ हमने प्रयोजन की सिद्धि के लिए लिया है। मात्र मूर्ख कहने से हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। गधा कहकर हम मूर्खता की अतिशयता बताना चाहते हैं। अतः मुख्यार्थ के बाधित होने पर जिस शक्ति से हम रूढ़ या प्रयोजन के सहारे मुख्यार्थ से संबद्ध गौड़ अर्थ ग्रहण करते हैं उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। लक्षणा के भी 2 भेद किए जाते हैं। पहला तो रूढ़ा, दूसरा प्रयोजनवती। रूढ़ लक्षणा के बारे में पहले जानते हैं। जहां केवल रूढ़ के सहारे मुख्य अर्थ को छोड़कर मुख्यार्थ से संबंधित दूसरा अर्थ लक्ष्यार्थ लिया जाता है वहां रूढ़ लक्षणा होती है। जैसे महाराष्ट्र साहसी है, तो इस वाक्य में महाराष्ट्र का मुख्य अर्थ है महाराष्ट्र प्रांत, प्रदेश। यहां इस अर्थ की बाधा है क्योंकि महाराष्ट्र प्रांत तो जड़ है, उसमें साहस कैसे होगा। लक्ष्यार्थ लिया जाएगा महाराष्ट्र प्रांत के निवासी, वहां के रहने वाले लोगों से संबद्ध है। यह अर्थ आधार आधेय संबंध की दृष्टि से लिया जाता है। महाराष्ट्र प्रांत आधार है, निवासी आधेय। यह अर्थ लेने में रूढ़ कारण है। महाराष्ट्र निवासियों को महाराष्ट्र कहने की रूढ़ी है। रूढ़ कारण लक्ष्यार्थ का होने से यहाँ रूढ़ लक्षणा मानी जाती है। अब जान लेते हैं प्रयोजनवती लक्षणा के बारे में। जहां मुख्यार्थ की बाधा होने पर मुख्यार्थ से संबंधित दूसरा अर्थ किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए लिया जाता है वहां प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे गंगा पर ग्राम है, तो इस उदाहरण में गंगा का मुख्यार्थ गंगा के जल की धारा के कारण बाधित है। गंगा पर तो गांव नहीं हो सकता, लेकिन गंगा, इसका जो लक्ष्यार्थ क्या हुआ, गंगा का तट, गंगा की धारा में गांव नहीं हो सकता, इसलिए इसका लक्ष्यार्थ क्या लेंगे, गंगा का तट। तट का मुख्यार्थ से सामीप्य संबंध है। गंगा का तट अर्थ लक्ष्यार्थ गांव को पवित्र करने के प्रयोजन से लिया जाता है। अर्थ ग्रहण करने में प्रयोजन के कारण होने से यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति के बाद बात आती है व्यंजना शक्ति की। व्यंजना शक्ति क्या है? शब्द की जिस शक्ति से अभिधा और लक्षणा की सीमा के बाहर पड़ने वाले अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजना कहते हैं। व्यंजना से प्रतीत होने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ भी कहते हैं।
व्यंग्यार्थ का ही दूसरा नाम ध्वनि है। इसे ध्वनि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ध्वनित होता है। जैसे घंटे पर चोट लगने से पहले जोर की टंकार होती है, उसके बाद उसमें से मंद मंद झंकार निकलती है जो देर तक गूंजती रहती है। उसी प्रकार शब्द से पहले मुख्यार्थ का बोध होता है और उसके बाद वक्ता, श्रोता और संदर्भ भेद से अन्य अनेक अर्थ ध्वनित होते हैं। कैसे? एक उदाहरण लेते हैं। वाक्य है सूरज डूब गया। संदर्भ भेद से इसके कई अर्थ ध्वनित होते हैं। यदि संस्कृत पाठशाला के आचार्य अर्थात अध्यापक छात्रों को संबोधित करके कहते हैं कि सूरज डूब गया, तो छात्र पढ़ना बंद करके अपना बस्ता, कुशासन और पंचपात्र अर्थात अपना बस्ता, बैग जो है उसको लेकर संध्या वंदन के लिए चले जाते हैं। यदि किसी दुकान का मालिक अपने नौकर से यही बात कहे सूरज डूब गया, तो नौकर क्या करता है? झट बटन दबाकर बिजली जला देता है। इसी प्रकार गाय चराते हुए ग्वाल बालों से जब उनका मुखिया कहता है सूरज डूब गया, तो ग्वाल बाल गायों को हाँककर गांव की ओर चल देते हैं। सूरज डूब गया इस वाक्य का वाच्यार्थ या मुख्यार्थ तो एक ही है, किंतु संदर्भ भेद से अन्य अनेक व्यंजित या ध्वनित होते हैं। अन्य अर्थ व्यंजित या ध्वनित होते हैं। इस प्रकार व्यंजना के दो भेद माने गए हैं, शाब्दी और आर्थी। शाब्दी व्यंजना में शब्द की प्रधानता होती है और आर्थी में अर्थ की प्रधानता होती है। लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति पर विस्तार से चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।